हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज स्टडी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर भारतीय प्राचीन इतिहास। भारतीय प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का कालखंड है 1500 से 500 ईसा पूर्व। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या वैदिक संस्कृति कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह से इसका विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय इतिहास का सबसे पुराना इतिहास वेद है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले हम अपनी भारतीय संस्कृति का इतिहास हम वेदों को ही मानते थे, जो कि 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो हम इसको और पहले भारतीय संस्कृति को और पहले से मानते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई और एकदम जब विकसित और चरम पे आ गई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता, वो थे कालखंड 2600 ईसा पूर्व। तो हम अब भारतीय इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड से मानने लगे हैं। अधिकांश सिद्धांत ऋग्वेद की रचनाओं का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से मानते हैं, परंतु मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो इसके बाद है यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान बहुत पहले का मानते हैं। हालांकि हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। क्या है प्राचीनतम? वेद। मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना जिसे हम वेद कहते हैं, वेद को माना गया है। मैक्स मूलन ने वेद को आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मूलन ने बोला है कि जो आर्यों के द्वारा कहा गया पहला शब्द है वो है वेद। ये मैक्स मूलन ने बताया है। यह माना जाता है कि आर्य भारत में सिंधु सभ्यता के समय से ही आते रहे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में आके यहाँ अपने कबीले बनाकर रहने लगे। फिर उसके बाद सबसे पहले समन्वय और मेलजोल आने वाले आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रतिनिधि थे, जिनको द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ मानव बोला जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के, और आर्यों का, इनका समन्वय जो हुआ वो हुआ उनके प्रतिनिधियों के साथ। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी संस्कृति का विकास हुआ। मतलब जातियों का और बुनियादी संस्कृति का विकास हुआ द्रविड़ और आर्यों के मिलने से। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश भारत में सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश हुआ। तो इनका जो प्रवेश है वो 1000 मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ होने के 1000 वर्ष बाद इनका आना प्रारंभ हुआ, और वो भी कौन सी दिशा से? उत्तर पश्चिम दिशा से ये लोग आए। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, और जब चरम पे थी सिंधु घाटी सभ्यता वो 2600 ईसा पूर्व में थी। तो 3300 ईसा पूर्व के 1000 साल बाद से आर्यों का भारत में आना शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में आना प्रारंभ हुआ। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उन्हीं विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। मतलब वो जो विचार लेके आए वो कौन से विचार थे? जिनसे अवेस्ता की रचना हुई थी। अवेस्ता ईरान का एक ग्रंथ है। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया मतलब प्रचार प्रसार और विस्तार किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है। मतलब वेद और अवेस्ता की भाषा बहुत ही मिलती जुलती है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट हैं। मतलब जो भारतीय महाकाव्य हैं, भारतीय महाकाव्यों की अपेक्षा जो वेद हैं, वेद
अवेस्ता से ज़्यादा मेलजोल खाती है। मतलब वेद की भाषा और अवेस्ता की भाषा बहुत ज़्यादा निकट है, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। भारतीय इतिहास की इस महत्वपूर्ण सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में यह प्रश्न विवादास्पद है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। मतलब आर्यों के मूल निवास में बहुत ज़्यादा मतभेद है। इसमें देखते हैं क्या मतभेद है। मध्य देश को आर्यों का आदि देश मानने वाले लोगों के अनुसार प्राचीन भारतीय साहित्य वेद, परवर्ती संस्कृत साहित्य और पुराणों के आधार पर यह माना जाता है कि आर्य मध्य देश मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र के मूल निवासी थे। इनके प्रमुख केंद्र अयोध्या, प्रयाग के निकट वाला क्षेत्र जो झांसी के आसपास वाला और इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र, और गया जो कि बिहार में है, यानी बोध गया। मध्य देश से ही आर्य भारत के विभिन्न भागों में फैले और उनकी शाखाएं पश्चिम उत्तर भारत की ओर बढ़ती हुई मध्य और पश्चिमी एशिया में पहुंची। फिर उसके बाद भारतीय जनश्रुति में, जो भारत की जनश्रुति है, भारतीय जनश्रुति में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आर्य बाहर से आए। मतलब जनश्रुति में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आर्य बाहर से आए। हाँ, इसमें भी यही माना गया है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। प्रसिद्ध इतिहासकार अविनाश दास और संपूर्णानंद ने ऋग्वेद के वर्णनों के आधार पर यह सिद्धांत दिया कि आर्यों का आदि देश पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र था। मतलब अविनाश चंद्र दास और संपूर्णानंद ने बताया कि आर्य पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार विशाल आर्य जाति की एक शाखा अहुरमंद मतलब असुर पराक्रमी की उपासक बन गई। इस जाति का अन्य विरोधियों से संघर्ष हुआ। मतलब कि जो द्रविड़ियन जो लोग थे और आर्यन जो लोग थे, हाँ, तो आर्यंस में भी एक शाखा जो थी वो असुर पराक्रमी को मानती थी। हाँ, तो इन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष होने से क्या हुआ, जिसमें वे पराजित हुए। पराजित होने के पश्चात ईरान में जाकर बस गए। तो जो असुर पराक्रमी को मानने वाले जो लोग थे वो यहाँ से पराजित होकर और ईरान में जाके बस गए। और देवोपासक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में ही रह गए। तो जो देवों को मानने वाले जो थे आर्य, वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही रह गए। इस जातीय संग्राम को वैदिक साहित्य में देवानुसार संग्राम की संज्ञा दी गई है। वेदों में इसका वर्णन है, क्या है, देवानुसार संग्राम की संज्ञा दी गई है। इस मत के विरोध में तर्क दिया गया है कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन बहुलता में है। ऋग्वेद में बहुत सारा वर्णन हुआ है सप्त सिंधु प्रदेश का, किंतु यह मध्य देश की आए आर्यों के द्वारा पश्चिमी उत्तर विकास का क्रम है। मतलब आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश में नहीं रहते थे, वो उनका जीता हुआ प्रदेश था। तो जो सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों की आदि भूमि ना होकर युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र था। तो उनकी आदि भूमि नहीं थी सप्त सिंधु प्रदेश, उन्होंने यह क्षेत्र जीता था। अब कुछ और मत हैं। यूरोप के भाषा वैज्ञानिक और उनके समान विचारधारा वाले विद्वान के अनुसार आर्यों की आदि भूमि मध्य एशिया में थी। वो लोग कहते हैं कि मध्य एशिया में है। इस मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जेपी राहोड ने 1920 में किया। इनके अनुसार गंगा से आयरलैंड तक एक ही आर्य भाषा परिवार हैं, अतः उनकी बोलने वाली भाषा जो है वो एक स्थान में रहते होंगे। जो मतलब जो लोग हैं वो एक ही जगह पर रहते होंगे, जैसे कि, और उनका स्थान मध्य एशिया होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि मध्य एशिया उनका रहने का स्थान होना चाहिए।
इस मत के विरोध में यह कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान अनुमान और कल्पना पर आधारित है। मतलब उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर यहाँ से लगाकर और मध्य एशिया तक भाषा बोली जाती है। हाँ, अगर यही भाषा बोली जाती है तो मतलब ये लोग मध्य एशिया के आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। बट इसमें है क्या कि इस मत के विरोध में बताया गया है कि भाषा विज्ञान अनुमान और कल्पना पर आधारित है और उसके निष्कर्ष विवादास्पद होते हैं। वर्तमान में विद्वान यह मान रहे हैं कि भाषा की एकता से जाति की एकता प्रमाणित नहीं होती है। भाषा संबंधी जो तर्क आर्यों के आदि देश के संबंध में दिए जाते हैं, वे यही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य मूलतः भारतीय नहीं थे। तो भाषा विज्ञान के अनुसार कहा जाता मतलब ये सिद्धांत दिया जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, जबकि यह उचित नहीं है। आर्य भारत से मध्य एशिया तथा यूरोप के अन्य देशों में जाते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा की एकता का कारण यही हो सकता है, क्योंकि वो घूमते रहते थे इधर उधर। फिर क्या हुआ कि 1980 के पश्चात यह धारणा प्रस्तुत की जाने लगी कि आर्यों का आदि देश यूरोप था। इस पक्ष में यह क्या कहा गया कि घोड़ा, लोहा तथा कई प्रकार के वृक्ष तथा प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे आर्य परिचित थे, वे वस्तुएं तत्कालीन मध्य यूरोप में पाई जाती हैं। तो और दूसरा क्या है कि जर्मनी के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में, स्कैंडिनेविया एक क्षेत्र है, तो स्कैंडिनेविया के क्षेत्र के लोगों में आर्यों की शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु स्पष्ट रूप से यह मत किसी विशिष्ट यूरोपीय क्षेत्र को आर्यों का आदि देश सिद्ध नहीं कर सकता। भाषा तथा जलवायु संबंधी यह मत यूरोप को आर्यों का आदि देश सिद्ध करने में सफल नहीं होता। वो सफल नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि अगर स्कैंडिनेविया के लोग आर्यों की भांति उनका शारीरिक विशेषताएं थी तो आर्य यूरोप से आए, ये बात सिद्ध नहीं हो सकती इस मत को लेके। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद के वर्णित दृश्य में उन्होंने क्या कहा है, जिसमें 6 महीने लंबे दिन का वर्णन है। ऋग्वेद में एक वर्णन है कि 6 महीने का दिन 6 महीने लंबे दिन होते हैं। उसके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, तो ऐसा यह भी सिद्ध नहीं होता है। हिम प्रलय के वर्णन के परिणाम स्वरूप ये भारतवर्ष आ गए, किंतु इस वर्णन मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यों का आदि स्थान ध्रुवीय प्रदेश था। यदि ऐसा होता तो ध्रुवीय प्रदेश के साहित्य में इनका वर्णन जरूर होता। यह संभव है कि आर्यों को इन क्षेत्र का ज्ञान जरूर रहा होगा, जैसे कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनका ज्ञान रहा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो ध्रुवीय क्षेत्र के रहने वाले थे। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत के क्षेत्र को आर्य साहित्य में शरद ऋतु के वर्णन के आधार पर उनका आदि देश प्रमाणित करने का प्रयास किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य साहित्य है उसमें शरद ऋतु के वर्णन के आधार पर उन्होंने बोला कि आर्यों का आदि देश तिब्बत है, किंतु इस संबंध में अधिक प्रमाण न होने से यह मत अधिक प्रचलित नहीं हुआ, तो यह भी जो है सिद्ध नहीं कर सकता। इसके बाद जो एकदम प्रमाणित होता है वो है आर्य संस्कृत का शब्द है। आर्यों की भाषा भी संस्कृत है और संस्कृत का सर्वाधिक विकास भारत में ही हुआ है। आर्य परंपराएं और इतिहास भारत में ही घटित हुई हैं। भारत की जो उत्तरी भाग है उसको हम आर्यावर्त कहते हैं। इन प्रमाणों के आधार पर आर्यावर्त या मध्य देश ही आर्यों का आदि देश सिद्ध होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्यों का आदि देश आर्यावर्त यानी मध्य देश यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र आर्यों का आदि देश माना गया है।
क्योंकि आर्यों की जो भाषा है संस्कृत है, तो संस्कृत और जो परंपराएं और जो इतिहास है वो सारी घटनाएं यहीं इसी क्षेत्र में घटित हुई हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार हुआ है। तो आदि देश हम, और एक क्षेत्र का नाम भी पूरा का पूरा दिया हुआ है आर्यव्रत, यानी आर्यों का आदि देश। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य भारत के निवासी थे। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्यों का आना कैसे हुआ। जैसे कि बताया है कि आर्य ईरान से आए और फिर उसमें क्या क्या मतभेद थे कि आर्यों की आदि देश कौन कौन से हैं। अलग अलग मत, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग क्षेत्र के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। तो इस तरह से हमने आर्यों के बारे में समझा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्य, जो आर्य सभ्यता है, आर्य संस्कृति है, जिसको कि आर्य संस्कृति भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति को हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।